ओके, सो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आज मैं थोड़ा सा आपको जो मैनेजेबल और अनमैनेजेबल स्विचेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि मैनेजेबल स्विचेस में क्या डिफरेंस है और अनमैनेजेबल में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर अपन जो है प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क स्विचेस आर अवेलेबल which allow communication over the network as per the capability, है ना। दो तरह के स्विच हैं, मैनेजेबल और एक अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल में एक ही कैटेगरी आती है आपकी, जो अभी इसको डिटेल में हम समझेंगे, एक ही के सिंगल कैटेगरी है। लेकिन मैनेजेबल के अंदर ना दो टाइप के आपके स्विच आते हैं। एक आते हैं L2 लेयर यानी कि लेयर 2 लेवल के, और एक आते हैं L3 लेवल के। ये लेयर 2 लेयर 3 बोले तो OSI मॉड्यूल की जो लेयर 2 है वो क्या है आपकी डेटा लिंक लेयर, है ना, जो किसके ऊपर काम करती है, मैक एड्रेस के ऊपर काम करती है। और हमारी लेयर 3 जो है वो किसके ऊपर काम करती है, कौन सी है, नेटवर्क लेयर है, वो किसके ऊपर काम करती है, IP बेस के ऊपर काम करती है। तो लेयर 3 स्विचेस जो हैं वो बेसिकली ऐसी जगह पे यूज होते हैं जहां पे आपको राउटर की भी जरूरत है और आपको वहां पे स्विच की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, लेयर 3 का स्विच जो है वो परचेस कर सकते हो। तो दो तरह के मैनेजेबल के अंदर जो है आपको स्विच मिलते हैं। ये टोटल 3 कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है। और सबसे पहले बात करते हैं मैनेजेबल स्विचेस की। तो मैनेजेबल स्विचेस की अगर बात करो तो आप देख सकते हो इनके हमेशा जो है यहाँ पे सामने साइड पे लिखा रहता है मैनेजेबल स्विच, है ना। ये मैनेजेबल स्विच लिखा रहता है। और बाकी इनको अगर आप देखने वाले, अगर ये ना पढ़ो, ये ना देखो, तो अनमैनेज और मैनेज में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लुक दोनों का सिस्को का या बाकी वेंडर्स जो हैं उनके बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे दिखने में। लेकिन आपको कहां से आइडेंटिफाई होता है, ये जो मैनेजेबल लिखा होता है उसकी वजह से आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है। इन राइट। तो अभी इनके बैक साइड पे जो है, इनके बैक साइड पे एक पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट, ठीक है ना। मैनेजेबल के अंदर जो है कंसोल पोर्ट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन स्विचेस को मैनेज करते हैं। तो ये स्विचेस को मैनेज करने के लिए आपको डायरेक्टली इस कंसोल पोर्ट पे लगाना होता है केबल। आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे अनमैनेज की बात करें तो अनमैनेज में भी देखो यहाँ पे लुक वाइज जो है आपको ये सेम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, मैनेजेबल नहीं लिखा हुआ है। ये भी 24 पोर्ट का स्विच है, वो भी 24 पोर्ट का स्विच था, और दोनों को लुक भी जो है बिल्कुल सेम रहता है। थोड़े से मॉडल नंबर तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा मैनेजेबल और अनमैनेज में, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैनेजेबल चीज नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेज एंड अनमैनेज स्विचेस। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अनमैनेज नेटवर्क स्विच के बारे में। अनमैनेज स्विच अलाउ Ethernet device to communicate with another automatically using auto negotiation, है ना, to determine parameters such as the data rate, whether to use half duplex or a full duplex. अनमैनेज स्विचेस जो हैं वो क्या है, आपके एक ऐसे डिवाइस हैं जो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो क्या करते हैं, जब भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि वहां पे जो है उनका जो बैंडविड्थ है, क्योंकि पूरा हमारा जो डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पे जो है स्पीड जो है वो क्या रहेगी, या डेटा पर सेकंड बिट क्या रहेगा, यानी कि उसकी स्पीड जो है हाफ डुप्लेक्स रहेगी, फुल डुप्लेक्स रहेगी। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आपको जो है सामने यहाँ पे सपोज कर लो ये आपका स्विच है, इस स्विच के साथ में यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा दिया जो किस पे काम कर रहा है, वो आपका फुल डुप्लेक्स के ऊपर में काम कर रहा है, और एक कंप्यूटर आपने यहाँ पे लगा दिया जो आपका हाफ डुप्लेक्स के ऊपर में काम कर रहा है। तो ऐसे में हाफ डुप्लेक्स वाला जो काम कर रहा है, तो ये जैसे ही इसको कनेक्ट होता है ना यहाँ पे पोर्ट पे, तो ये स्विच जो है ये खुद ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या देनी है, हाफ डुप्लेक्स देनी है कि फुल डुप्लेक्स देनी है। अब यहाँ से जो है इसको डिटेल गई
कि हाफ डुप्लेक्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इस पोर्ट की स्पीड क्या कर देगा, इस डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट कर देगा हाफ डुप्लेक्स के ऊपर। अब वहीं पे अगर ये कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर में यहाँ पे क्या है, फुल डुप्लेक्स है। तो जैसे ये इससे कनेक्टिविटी करता है तो ये स्विच जो है इसको चेक करके इसके पैरामीटर को क्या करता है, चेक करने के बाद यहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन सी स्पीड चाहिए, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल अनमैनेज नेटवर्क के अंदर हमारा एज अ नेटवर्क इंजीनियर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, हम उसको ना तो देख सकते हैं, ना मॉनिटर कर सकते हैं, ना ही हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकते हैं। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है, वो किस पे चल रहा है, वो आपका हाफ डुप्लेक्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन इसने जो है स्विच ने क्या करा, इस पोर्ट के ऊपर कौन सी स्पीड थ्रो कर दी, फुल डुप्लेक्स की कर दी। अब फुल डुप्लेक्स की स्पीड थ्रो कर दी, तो अब आप इसको कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्यों, ये अनमैनेज है ना, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में होगा क्या कि यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, फुल डुप्लेक्स की है, यहाँ पे कितना थ्रो कर रहा है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स की रिक्वायरमेंट है, फुल डुप्लेक्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पास जो है डेटा ज्यादा से आएगा। अब डबल डेटा स्पीड से आएगा तो ये कंप्यूटर उसको हैंडल कर पाएगा क्या, नहीं हैंडल कर पाएगा। क्यों, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा जो है यहाँ से यहाँ के इसके पास आ रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पैकेट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। यस राइट सर। तो ये है आपका अनमैनेज। अब बात करते हैं मैनेजेबल। तो मैनेजेबल के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा एडवांटेज है। तो मैनेजेबल नेटवर्क जो है ये हैव अ मोर कैपेबिलिटी देन द अनमैनेज स्विचेस बट आल्सो रिक्वायर्ड अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर टू मेक मोस्ट ऑफ देम। अब आपने मैनेजेबल स्विच ले लिए, लेकिन अगर आपको उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, अगर वो एज अ नेटवर्क एडमिन या फिर एज अ नेटवर्क इंजीनियर अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ में से कुछ कर पाओगे क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजेबल अगर स्विच आप ले रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो आपको उसका फुल यूज करना भी आना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या फीचर हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। उन फीचर्स का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर ये चीज मालूम है आपको तब तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप क्या कर सकते हो, आराम से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको जो है उसके बारे में नहीं मालूम है, मैनेजेबल स्विचेस के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, उनको किस तरह से यूज करना है, तो आपके लिए मैनेजेबल स्विच कोई फायदे का है क्या, नहीं। क्योंकि अगर मैनेजेबल लेने के बाद भी अगर आप उसमें से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप ये स्विच कैसे काम करेगा, एक अनमैनेज तरीके से काम करेगा, राइट। तो क्योंकि हम उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल एक अनमैनेज नेटवर्क की तरह काम करेगा, है ना। अब अ मैनेजेबल स्विच अलाउ यू टू बेटर कंट्रोल ओवर ऑन योर नेटवर्क एंड ऑल द ट्रैफिक मूविंग थ्रू इट। अब मैनेजेबल के अंदर अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो और आपको मैनेजेबल स्विचेस के अंदर काम करना आता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास फुल कंट्रोल है कि आप क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क की जितनी ट्रैफिक है ना उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपके पास होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, अ मैनेजेबल स्विच लेट यू एडजस्ट ईच पोर्ट ऑन द स्विच टू एनी सेटिंग यू डिजायर्ड। मतलब कि अगर ये स्विच है, इस स्विच के ऊपर अगर सपोज कर लो ये एक पोर्ट है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट आपका ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, तो आप क्या कर सकते हो, हर पोर्ट की स्पीड, हर पोर्ट के ऊपर जो है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर जितने भी पोर्ट हैं, अब यहाँ पे आपको इस पोर्ट के ऊपर क्या चाहिए, हाफ डुप्लेक्स चाहिए, आपने बोला ठीक है हाफ डुप्लेक्स चालू कर दो। इस पोर्ट के आपको क्या चाहिए, फुल डुप्लेक्स चाहिए, आपने फुल डुप्लेक्स चालू कर लिया। अब ये पोर्ट को आपको क्या करना है, यूज ही नहीं करना है, ये कोई भी आप भी यूज नहीं करना चाहते, किसी दूसरे को यूज भी नहीं करने देना चाहते, तो आप क्या कर दोगे, इसको शट डाउन कर दोगे, यस सर, है ना। अब ये वाला जो स्विच है, ये वाला जो पोर्ट है, आप क्या चाहते हो कि ये कौन से ग्रुप में काम करे, ये VLAN 1 के अंदर काम करे, है ना। अब ये वाला पोर्ट है वो किस में काम करना चाहिए, ये आपका VLAN
3 के अंदर काम करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, हर पोर्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसके साथ क्या करना है, स्पीड कम ज्यादा करनी है, आपको उसको शट डाउन करना है, वापस एक्टिव करना है, किसी ग्रुप के साथ डालना है, उसको ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, राइट। तो यस सर। यहाँ पे इट आल्सो प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डेटा ट्रेवल ओवर द नेटवर्क, है ना। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट मैनेजेबल का क्या है कि आप ये चीज देख सकते हो कि आपके उस स्विच के अंदर क्या चल के आ रहा है, कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कौन से पोर्ट पे जो है ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कौन सा पोर्ट जो है क्या क्या कर रहा है, वो सारी डिटेल जो है आप क्या कर सकते हो, एक एक पोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यस सर। अब से फॉर एग्जांपल कि अगर अनमैनेज यूज कर रहे हो और वहां पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये पोर्ट से ट्रैफिक आ रहा हो सकता है कि ये वाला पोर्ट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हो। लेकिन मैनेजेबल में ऐसा नहीं होता है। मैनेजेबल में आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद स्ट्रेट अवे आप सारे पोर्ट को चेक करो, भैया कहां से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कहां ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आप उसको डिटेल चेक कर सकते हो, है ना। तो ये यस चीजें सर। जो है आपको मैनेजेबल के अंदर अलाउड है ना। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें, यहाँ पे एक आता है, अब सपोज कर लो ये आपका एक स्विच है, एक स्विच आपका यहां पर है, अब इन दोनों स्विच के बीच में आपने कनेक्टिविटी कर दी। अब आप रात को चले गए, है ना, आप रात को चले गए अपने घर पे सोने के लिए, आपकी शिफ्ट ओवर हो गई, है ना, आप अकेले एक नेटवर्क इंजीनियर हो। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये काम, ये केबल हमेशा काम करे, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये केबल काम करना बंद कर दे। यस सर। अब ऐसे में क्या होगा कि फिर आपको रात को उठ के आना पड़ेगा, अगर नाइट शिफ्ट भी वहां पे 24/7 चल रहा है, तो आप अगर अकेले नेटवर्क इंजीनियर हो तो यहाँ पे नेटवर्क बंद होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। यस ये किस में किस काम में आएगा फिर आपका, ये क्या है, आप एक कोई फायदा नहीं है। अब मैनेजेबल में आपके पास फायदा क्या है कि आप इसमें से पैरेलल एक और केबल यहां से कनेक्टिविटी दे सकते हो। अगर ये ऑटोमेटिकली एक केबल आपकी डाउन होती है तो दूसरी केबल को ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली अप कर देता है, चालू कर देता है। आएगा समझ में। तो ये जो है आपके पास एक बेनिफिट है। इस ये वाला काम किससे होता है, ये इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसको बोला जाता है एसटीपी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। इसका फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसका यूज क्या है, किस तरह से काम करता है, और ये मैं आपको आगे चल के जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब यहाँ पे यस जो है आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्यूओएस का भी यूज कर सकते हो। अब ये क्यूओएस क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पे ये क्या करता है, आप उसमें के अंदर जो है वीलैंस बना सकते हो, यानी वर्चुअल लैन जो है बना सकते हो। वर्चुअल लैन का मतलब है कि अब ये आपका अगर अनमैनेज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर जो है पूरा काम चलाना पड़ेगा, है ना। मैनेजेबल के अंदर क्या होता है कि आप ये फिजिकली तो एक रहेगा, लेकिन लॉजिकली आपको इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये आपका कौन सा हो गया, ये आप स्विच नंबर 1 हो गया, ये स्विच नंबर 2 हो गया, ये स्विच नंबर 3 हो गया, है ना। ये फिजिकली एक पोर्ट है, एक स्विच है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, लॉजिकली डिवाइड कर दिया। तो ये चीजें जो है आपके पास कंट्रोलिंग में है ना। यस इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर आप इसको जो है अपने स्विच को, जो आप कहीं पे घर पे बैठे हो, तो आपको ये चेक करना है कि भैया कौन सा स्विच जो है क्या काम प्रॉब्लम आ रही है उसमें, आप उसको क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हो, है ना। रिमोटली यस सर। एक्सेस करके भी आप कहीं से क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। अभी अगर अनमैनेज स्विच होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जहां पे वो फिजिकली इंस्टॉल्ड है वहां पे जाके चेक करना पड़ता है। लेकिन आप जो है यहाँ पे ये चीज आपके पास आ जाती है कि आप अपने ऑफिस में बैठे पूरे नेटवर्क को वहीं से मॉनिटर भी कर सकते हो। आया समझ में। यस सर। तो ये बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त हो गया यहाँ पे। अब मैं जो है आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार मुझे थोड़ा सा इसको बंद करने दो, मैं आपको वापस से लाइन पे रहता हूँ, है ना। आप लाइन पे जी रहना, सर। मैं एक बार सेट करके फिर आपको लाइन पे लेता हूँ। ओके
अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में मालूम है? नहीं। ओके, सी पैकेट ट्रेसर जो है एक ऐसा सिस्को के द्वारा एक ऐसा वर्चुअल सॉफ्टवेयर बना के दिया गया है जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या होता है कि आप सभी जितने भी मार्केट के अंदर मॉडल अवेलेबल है, चाहे वो स्विच के अंदर है या राउटर्स के अंदर है ना, तो वो आप खरीद के तो यूज कर नहीं सकते हो, क्यों, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। लेकिन उनके अंदर आप काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वर्चुअल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सीधा जाना है पहले तो गूगल के ऊपर, और गूगल पे जाके आपको यहाँ पे लिखना है नेट अकेड सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, है ना। आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है नेट अकेड सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ये वर्ड लिखना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये सबसे पहले आपको ये वाला लिंक जो है इसको आपको ओपन करना है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे इसको, तो आपके सामने ये वाला जो है पेज आएगा, और यहाँ वाले पेज के ऊपर आपको क्या करना है, एनरोल टू डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, ताकि आपको लेटेस्ट वाला, वैसे तो दूसरी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वहां पे ओल्डर वर्जन मिलेगा, अपडेटेड वर्जन आपको नहीं मिलेगा। अपडेटेड वर्जन आपको हमेशा कहां पे मिलेगा, सिस्को की खुद की वेबसाइट पे। ये सिस्को की खुद की नेटवर्क अकेडमी की जो है वेबसाइट है। आपको यहाँ पे एनरोल टू डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री है। बस आपको एक काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना, और रजिस्टर में भी कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे आप करते हो, यहाँ पे क्लिक, ये साइन अप टुडे के बाद इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आपका सरनेम लास्ट नेम डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, आपकी स्टेट सेलेक्ट करना है, और आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और आपको यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है ना। तो ये आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से यही वेबसाइट पे आना है netacad.com पे। यहाँ पे आके आपको इसको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो अभी आपने यहाँ पे रजिस्टर के वक्त ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, वही ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ मेरा, ठीक है ना। तो ये मैं डाल देता हूँ, मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, और डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है ये आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ना कई सारे अपडेट इंफॉर्मेशन जो है वो भी मिलती रहती हैं, जैसे कि अभी काफी सारे जो है कोर्स वगैरह चेंज हुए हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। बट उससे ज्यादा क्या है, आपको रिसोर्स में जाना है, रिसोर्सेज के अंदर जाके आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करना है। यस सर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पैकेट ट्रेसर को। ये आपको बिल्कुल अपडेटेड वाला जो वर्जन होगा वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करनी है। इसको करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है आपको उसको इंस्टॉल करना है। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप उसको इस तरह से क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको ये पूरा इस तरह का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आपको मिलेगा, है ना। तो ये अपडेटेड वर्जन जो है जैसे ही आपका खुलेगा तो ये आपसे जो है यहाँ पे वापस लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। वैसे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये गेस्ट लॉगिन नीचे साइड पे ये यूजर लॉगिन है, और यहाँ पे गेस्ट लॉगिन भी है, आप गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हो। लेकिन क्या वहां पे आपको 15 सेकेंड जो है टाइम तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने रजिस्टर कर ही लिया, डाउनलोड अपडेटेड वाला किया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने वेबसाइट पे रजिस्टर किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, ताकि आपको जो है बिल्कुल अपडेटेड चीजें मिलती रहें, ठीक है ना। मैंने कुछ गलत कर दिया, gmail.com, ये मेरा पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो है आप जैसे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये नीचे साइड पे जो है सबसे पहला है राउटर्स। तो आप देख सकते हो अभी जो मार्केट के अंदर राउटर्स अवेलेबल हैं वो
राउटर आपको यहाँ पे सारे के सारे मॉडल नंबर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये 4321 है, 9141 है, 290 है, ये सब जो है ये राउटर अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये आपको यहाँ पे यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और सारी जो चीजें आप एक रियल राउटर्स के अंदर कर सकते हो वो चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पे स्विचेस के अंदर। तो स्विचेस के अंदर भी जो है यहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेटेस्ट वाले जितने भी कमांड्स आपकी चलती हैं वो सारी की सारी इन पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये इनके मॉडल नंबर्स वगैरह डले हुए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जो है आपका है ये कंप्यूटर डिवाइस। यहाँ पे आप पीसी ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, सर्वर्स वगैरह ले सकते हो, है ना। तो ये प्रिंटर ले सकते हो, आईपी फोन्स वगैरह ले सकते हो, इनमें से कुछ चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है आपको इसके बाद जो है क्योंकि नेटवर्किंग बहुत बड़ी है, आईओटी आपने सुना होगा, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो सारी चीजें ना, ये स्मार्ट होम, स्मार्ट इंडस्ट्री वगैरह के लिए जो चीजें सिस्को के अंदर नेटवर्किंग के अंदर आ चुकी हैं, वो सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इनका अपने पास कोई काम है नहीं, अपने को करना है अभी क्या, बेसिक वाला, है ना। तो यहाँ पे जाके आपको इसको यूज करने कैसे करना है कि आप सपोज कर लो, अभी स्टार्टिंग हम करेंगे स्विच से। अब यहाँ से मुझे स्विच लेना है, तो मैं ये 2960 जो है ये वाला जो है हम 2900 सीरीज का स्विच ले रहा हूं मैं। ये मैंने इस पे क्लिक करा और ले जाके जहां पर भी मुझे इसको रखना है वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे स्विच आ गया है, ठीक है ना। अब इसको मैं जहां पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना चाहता हूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, एक स्विच बना, एक रख लिया। एक और स्विच ले लेते हैं यहाँ से, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंप्यूटर ले लेते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा कंप्यूटर यहाँ ले लेते हैं। ये दो कंप्यूटर ले लिए, दो स्विच ले लिए हमने। अब इनके साथ में पहले अनमैनेज नेटवर्किंग जो है वो किस तरह से काम करती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से इसको जोड़ने के लिए हमें वायर चाहिए होंगी। तो ये देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको ऊपर लेके जाओगे, ये है कनेक्शंस। कनेक्शंस के अंदर आपके पास हर तरह के कनेक्शन जो यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सी केबल कहाँ पर कनेक्ट होती है, कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये पहले वाला जो है ना, इसको आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पीसी पे क्लिक करो और ये स्विच के ऊपर क्लिक करो। देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। वापस इसको क्लिक करो, यहाँ पे स्विच पे क्लिक किया, ये पीसी पे क्लिक किया, इसने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। ये स्विच पे गए और यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी जो है कनेक्टिविटी हो गई है ना। तो ये जो है हमारे पास कनेक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे जो है आपको ये पोर्ट नंबर दिख रहे होंगे, ये है FA0/1, मतलब फास्ट इथरनेट 0/1, है ना। तो अभी जो है ये मैनेजेबल की बात नहीं करूंगा मैं, पहले अनमैनेज जो है वो स्विच किस तरह से काम करते हैं और कुछ बेसिक जो चीज आती है हमारे नेटवर्किंग के अंदर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप इस तरह से करोगे, यही देखो यहाँ पे ऑरेंज लाइट थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, ग्रीन हो गई। तो अब ग्रीन हो गई, इसका मतलब है कि ये नेटवर्क आपका क्या है, रेडी है कम्युनिकेशन के लिए। यस सर। ठीक है ना। तो अच्छा, ये अब मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ना। तो अभी मैंने इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन किया क्या? नो सर। नहीं किया ना, तो मैंने कंप्यूटर के अंदर किया और ना ही मैंने स्विच के अंदर किया, है ना। तो दोनों के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये बताओ कि ऐसे में अगर आपको ये PC10 को PC1 से कनेक्टिविटी करनी हो, ये आपका सपोज कर लो ये PC2 है और ये जो है ये आपका PC1 है। अब ये PC1 PC2 से कम्युनिकेट कर सकता है क्या? कर सकता है। क्यों करेगा, कैसे करेगा, किस बेस के ऊपर करेगा? क्योंकि ये एक ही नेटवर्क है। एक ही नेटवर्क है, चलो मान लिया। और दोनों दोनों स्विच आपस में जुड़े हुए हैं ना, और उनसे दोनों सिस्टम जुड़े हुए। हाँ ठीक है। हम्म। और कोई और कुछ राउटर नहीं, कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस। कि बिना आईपी एड्रेस के दिए कम्युनिकेट कर लेते हैं? नहीं। चलो, अभी इस नेटवर्क के अंदर कोई भी DHCP सर्वर तो नहीं चल रहा है ना, जो इसको आईपी प्रोवाइड
प्रोवाइड करे, तो मैं क्या करता हूँ, ये कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, है ना। तो ये मेरे सामने कंप्यूटर ओपन हो गया। यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे आईपी लिखा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे मैं गया और यहाँ पे ये डीएचसीपी पे मैंने क्लिक करा और इसको बंद कर दिया, है ना। यहाँ पर भी मैं ये कंप्यूटर के ऊपर गया, ये डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया, ये डीएचसीपी पे क्लिक करा और ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करा इसको, है ना, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं लिखा, और ना ही मेरे इस नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा सर्वर है जो इन कंप्यूटर्स को क्या कर सके, आईपी प्रोवाइड कर सके, जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर, या कोई राउटर ऐसा नहीं लगा हुआ जो इनको मैनेज कर रहा हो, है ना। तो अब बताओ, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी तो नहीं, नहीं कर सकता अभी। नहीं कर सकते। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना है कि नहीं सुना, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपीपा। अपीपा वर्ड सुना है आपने? नहीं। नेटवर्किंग के अंदर जो है एक अपीपा वर्ड होता है। ये अपीपा क्या करता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। इसका फुल फॉर्म है अपीपा, वैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है ना। तो प्राइवेट की बात हो रही है यहाँ पे कि प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अभी मैंने आपको प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं वो मैंने बताए नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पहले देख लो, ये इसका अपीपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये अपीपा जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है इंप्लीमेंट किया गया नेटवर्क के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे इक्विपमेंट जितने भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट है उनके अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है कि अगर मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं दिया गया है और आपका क्लिक किस पे सेट किया गया है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पे किया गया है ना, डीएचसीपी पे किया हुआ है, और आपके उस नेटवर्क के अंदर कोई भी ऐसा ना तो कोई सर्वर है ना ही कोई राउटर है जो डीएचसीपी के जरिए आईपी प्रोवाइड करे, है ना। तो डीएचसीपी क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो अगर ऐसा नहीं है और 30 सेकेंड्स तक कोई भी आईपी एड्रेस किसी को नहीं मिलता है, तो ये क्या कहे, अपीपा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अपीपा मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग सिस्टम जो है ये क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये 30 सेकंड्स तक वेट करता है। 30 सेकंड्स के अंदर अगर जो है अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिला उसको, तो ये क्या करता है, ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद ये करता क्या है, चलो अभी दिखाता हूं। यहाँ पे कंप्यूटर 2 के ऊपर चलते हैं, वापस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, ये आईपी एड्रेस दिख रहा है ना। तो ये आईपी एड्रेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, 169 यस सर 254.42.237 है ना। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास बी। क्लास बी, वेरी गुड। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है ना। तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस जो है ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपीपा के अंदर मिलता है। अपीपा के लिए ये 169.254 ये है नेटवर्क आईडी, है ना। तो ये सीरीज जो है ये किसके लिए ब्लॉक करके रखी है, अपीपा के लिए। ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे देखो ये मैसेज भी आ गया, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, यानी कि ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग इज बीइंग यूज्ड। मतलब ये जो है, ये जो आईपी एड्रेस दिया है वो किसने दिया है, ये अपीपा ने दिया है ना। और इसको जो है इसके लिए कौन सी सीरीज ब्लॉक करी गई है, 169.254। आपके कभी भी रियल नेट कंप्यूटर्स के अंदर भी आप कनेक्टिविटी करके देखना, जब आप उसको डीएचसीपी पे करोगे ना, डीएचसीपी पे करोगे तो आपको जो है ये क्या मिलेगा, यहाँ पे अपीपा मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं
यहाँ पे आपके सामने ये खोलता हूँ। अब अगर यहाँ पे नेटवर्क के जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे यस करते हैं और यहाँ पे IPv4 के अंदर जो है जाता हूँ और यहाँ पे ये ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। मतलब ये कहाँ से IP एड्रेस लेगा, ये IP एड्रेस कहाँ से लेगा, DHCP से लेना चाहिए, पर अभी DHCP इस केस में है ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? DHCP तो है नहीं है, फिर IP देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? तो ये क्या करेगा, वहां से जो है आपका जो IPv4 है ना, यहाँ पे जो है ये किसका काम करेगा, ये अपीपा जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो ये वाली सेक्शन की जो बात कर रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे किया है ना। ये देखो IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, ये सारी चीजें वही है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या लिखा है, ये वाला IP एड्रेस मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अभी चलते हैं PC1 के ऊपर और वहां चल के देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो क्या IP एड्रेस आ रहा है स्टार्टिंग में 169.254.217.100। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी दोनों के अंदर बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 169.254 इसके अंदर भी हो गया और यहाँ पर भी जो है क्या है 169.254। बाद में होस्ट आईडी तो कुछ भी हो सकता है, होस्ट आईडी से हमें लेने देना नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ PC2 पे जाता हूँ और यहाँ पे ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये कमांड पिंग, मेरे को कनेक्टिविटी टेस्ट करनी है तो पिंग करता हूँ 169.254.217.100। ये किसका IP एड्रेस है, PC1 का है। तो देखो यहाँ पे मैंने पिंग किया तो देखो रिप्लाई आ रहा है मुझे। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये देखो यहाँ पे 100% आया, 0% लॉस, मतलब 100% ये क्या हुआ है, ट्रांसमिट हो चुका है। सेम वे अगर हम PC1 से जाके जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ जाके जो है अगर हम पिंग करते हैं 169.254.42.237, ये जो है PC2 का IP एड्रेस जो मिला है, देखो उसको भी रिप्लाई आ रहा है ना। तो ये जो है बिना IP एड्रेस के भी अगर हम अपीपा का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे नेटवर्क के अंदर क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन आप पीपा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते फिर, अगर ये खुद ही IP एड्रेस देके इस तरह से बिना DHCP के यूज हो सकता है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एनी आइडिया? देखो अपीपा क्या करता है, अभी इसका ये श्योर नहीं है कि यहाँ पे जो है इसने IP एड्रेस क्या दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसका फिजिकल पे जाके इसको जो है यहाँ से क्या करूं, पावर ऑफ कर दूं, है ना। इसको भी मैंने क्या कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। ये वाले PC को भी मैंने क्या कर देता हूँ, पावर, फिजिकल पे जाता हूँ, ये पावर ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने पावर ऑफ कर दिया। ये देखो रेड हो गए, यहाँ पे भी ये रेड हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है ये बंद कर दिया मैंने। एक और कंप्यूटर ले लेता हूँ, एक और कंप्यूटर लेके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इसके साथ में स्विच के साथ में कनेक्टिविटी कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्टिविटी कर दी, ठीक है ना। अब ये भी कम चालू हो रहा है और इससे में हम क्या करते हैं, इसको भी चालू कर देते हैं। ये वापस से चालू कर दिया मैंने, ठीक है। ये PC1 को भी वापस से हम क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। ये देखो पावर ऑन नहीं है, पावर ऑन कर देते हैं, ये कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये भी आपस में अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और अपीपा यहाँ पर भी एक्टिवेट होगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई भी DHCP काम नहीं कर रहा है ना। एक बार ये ग्रीन हो जाए तो फिर मैं आपको जो है इनके अंदर क्या चीज होती है जो हमारे लिए सही नहीं है ना। तो अभी अगर ये PC1 जो है, PC3 जो है ये एक्टिवेट हो गया, रेडी हो गया, PC2 भी रेडी हो गया और PC1 भी रेडी हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं PC3 पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे IP एड्रेस पे चलते हैं, DHCP पे क्लिक करते हैं, इसको करने देते हैं और यहाँ पे PC2 पे चलते हैं और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने DHCP पे करके रखा हुआ है। तो अभी तक देखो यहाँ पे इसको क्या नहीं मिला, IP एड्रेस नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं PC1 के ऊपर, यहाँ पर भी अभी तक कोई भी PC का IP एड्रेस नहीं मिला है। क्यों? ये वेट कर रहा है कि कोई 30 सेकंड तक अगर कोई DHCP काम कर रहा है तो वो क्या कर देगा, IP एड्रेस दे देगा, है ना। तो जब भी हम कभी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना हमारे नेटवर्क के अंदर, तो ये क्या करता है, आपका नेटवर्क को स्टार्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में टाइम लेता है ना। तो इसीलिए अपीपा का हम क्या नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये
स्टार्टिंग में एक बार पहले पूरे नेटवर्क के अंदर चेक करता है, उसके बाद क्या करता है, ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे प्रोवाइड क्या करा इसने 73.32, और यहाँ पे देखते हैं अभी क्या, देखो अभी तक यहाँ पे डीएससीपी नहीं मिला है इसको, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे PC1 पे चलते हैं, देखो यहाँ पर भी नहीं आया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापस स्टैटिक पे जाके डीएससीपी पे जाना पड़ेगा, ये फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर जाके ये उसको क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज करनी पड़ेगी, स्टैटिक पे जाना पड़ेगा, फिर डीएससीपी पे जाना पड़ेगा, फिर जाके ये इसको क्या करेगा, अपीपा के जरिए जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे PC1 पे चलते हैं, देखो यहाँ पे इसमें अभी दे दिया, पहले भी इसने क्या दिया था, यहाँ पे 217.100 दिया था, लेकिन यहाँ पे भी क्या दिया था इसने 42.237 दिया था, तो वही चीज दे दी। लेकिन इसको जो है अगर बंद करके हम वापस से चालू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या नहीं करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है। आई बात समझ में, हमें बार बार क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि भैया आईपी एड्रेस दो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपीपा का इस्तेमाल हमारे नेटवर्किंग के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम डीएससीपी पे क्लिक करेंगे तभी जाकर उसको क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस देगा। अदरवाइज जो है अगर इसको सीधा पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये उसको वापस से, भले वो डीएससीपी पे सेट है लेकिन उसको क्या नहीं करेगा, आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर ने क्या करा, वापस से उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेज नहीं रहा है ना। तो ये चीज है, तो ये है आपका क्या, अनमैनेजेबल नेटवर्क। अब अगर इसको जो है आपने अपीपा से यूज किया, अब अगर इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस से यूज करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक पे जाना है, आपको उसको मैनुअली आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अभी देते हैं 192.160.100 सीरीज का ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। देखो टैब दबाया, सबनेट मास्क इसका ऑटोमेटिकली आ जाता है। गेटवे अभी कोई रिक्वायरमेंट की नहीं है, गेटवे कहाँ पे रिक्वायर होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अगर इंटरनेट से काम कम्युनिकेट करना है तो ही आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको इंटरनेट पे कोई काम नहीं है और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क चलाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये PC2 पे जाते हैं और यहाँ पर भी जाके स्टैटिक में जाके यहाँ पे देते हैं आईपी एड्रेस 192.168.100.2 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं गेटवे नहीं देता हूँ। और यहाँ पे PC3 पे जाते हैं और यहाँ जाके भी स्टैटिक पे देते हैं 192.168.100.3 दे देते हैं, ठीक है ना। ये हमने दे दिया। अब ये बताओ कि अब ये कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। तो PC2 पे चलते हैं और दोनों PC को क्या करते हैं, हम पिंग करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मैं पिंग लिखता हूँ, पहले 10 को करते हैं, 192.168.100.1 को करते हैं। तो देखो ये रिप्लाई आ गया हमारे पास, है ना। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ यहाँ पे 100.3 को करता हूँ। देखो 100.3 से भी ये कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम वे जब ये कर पा रहा है तो ये बाकी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको कि अब ये PC1 पे गए, हम PC2 पे गए, यहां पे जाते हैं। चलो वो मैं आपको बाद में बताऊं कि अभी बताऊं, एक बार देख लेता हूं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि PC के अंदर जो है एक, हमारे जितने भी PC होते हैं वो एक टेबल को मेंटेन करते हैं, जो मैक एड्रेस का टेबल होता है, हर कंप्यूटर मेंटेन करता है। yes, अगर आप करना हो तो आप ये कमांड चला सकते हो, arp-a ये कमांड आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो आप कंप्यूटर पे चेक करने के लिए। तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक टेबल मेंटेन हो रहा है। ये देखो आपने क्या लिखा है, इंटरनेट एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे इसने, हमने क्या करा, यहाँ पे 3 के साथ भी पिंग करा और इसको 1 के साथ भी पिंग करा। तो इसके पास क्या है, 1 का आईपी एड्रेस भी है और 3 का आईपी एड्रेस भी आ गया और उसका मैक एड्रेस भी आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, 10.1 का मैक एड्रेस क्या है, ये वाला है। और यहाँ पे 100.3 का मैक एड्रेस क्या है, ये वाला है ना। तो ये आपका आ गया। अभी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करके देखते हैं
तो आईपी कॉन्फ़िग करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका IPv6 का यहाँ पे डिटेल आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ये सारी डिटेल दिखा रहा है। ये देखो जो हमारा कंप्यूटर जो दिख रहा है ना, ये देखो आईपी एड्रेस क्या है इसको दिया हुआ, ये इसका आईपी एड्रेस सबनेट मास्क क्या है, ये इसका जो है क्या है फिजिकल एड्रेस है, ये आपका IPv6 एड्रेस है ना। अगर आपको सारी चीजें चेक करनी है, इसका फिजिकल एड्रेस वगैरह भी चेक करना करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऑल कमांड, सॉरी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी स्लैश लगाना पड़ेगा, स्लैश ऑल लगा देते हो। तो देखो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके साथ साथ में इसका फिजिकल एड्रेस भी दिख रहा है। पर ये किसका फिजिकल एड्रेस है, ये IPv6 का है ना। फिजिकल एड्रेस यहाँ पे देखो ये रहा, ये IPv किसका है, ये देखो ये आपका एड्रेस है, ये 10.2 और ये इसका क्या है फिजिकल एड्रेस, यानी कि इसका मैक एड्रेस क्या है। अब कहाँ किसका ये मैक एड्रेस PC2 का है। अब यहाँ पे देखो 2AED है ना, तो ये है हमारा। अभी चलते हैं PC1 के ऊपर, PC1 के ऊपर चल के यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ ARP वही कमांड लिख देता हूँ, ARP -A करता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका देखो इसको 3 का नहीं मैक एड्रेस मालूम, इसको 100.3 है उसका मैक एड्रेस क्या है इसको नहीं मालूम। किसका मालूम है इसको, सिर्फ 2 का। 2 का क्यों मालूम है, क्योंकि हमने जो है 2 को इसके साथ क्या किया था, पिंग किया था। देखो यहाँ पे ये 2 का क्या है फिजिकल, उसका जो है मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस देखो 2AED लास्ट में देखो ये यही था ना, उसका भी वहां पे भी लिखा हुआ था है ना। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अभी PC3 के ऊपर चलते हैं, PC3 के ऊपर जाके भी हम क्या करते हैं ARP -A कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको किसका एड्रेस मालूम है, इसको सिर्फ 2 का मालूम है है ना, इसको भी 2 का मालूम है, इसको भी 1 का नहीं मालूम। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पिंग करता हूँ इसको 192.168.100.1 के साथ इसको पिंग करता हूँ। ये हमने पिंग करा, कमांड सक्सेसफुल हो गई। वापस से अब मैं क्या करता हूँ, यही ARP रिक्वेस्ट वाली जो ARP -A लिखा है ना, इसी कमांड को चलाता हूं। तो देखो अब इसको इसका IP एड्रेस भी पता चल गया 10.1 का और उसका मैक एड्रेस भी आ गया है। यस सर। नहीं ये देखो पहले यहाँ पे इसको सिर्फ 2 का मालूम था, 1 का नहीं मालूम था। जब हमने इसको पिंग कर लिया, उसके साथ कनेक्टिविटी टेस्ट करी, तो इसको क्या पता चल गया, ये कंप्यूटर जो 1 है ये PC1 का मैक एड्रेस भी पता चल गया। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? यस सर। है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर भी जो हैं, हमारे जितने भी नेटवर्किंग के एंड डिवाइस हैं, वो भी क्या करते हैं, एक मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करके रखते हैं। चाहे वो हमारे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सभी क्या करते हैं ये टेबल मेंटेन करके रखते हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये टेबल मैक एड्रेस टेबल जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको जो है वहां पे जाने का रास्ता नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो अभी आगे चल के जब हम मैनेजेबल में करेंगे तब आपको ये मैक एड्रेस क्या कितना यूजफुल है, ये क्या काम आता है, कैसे करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आपको चीजें क्लियर आएंगी। आपको OSI मॉडल के बाद में हमने डेटा ट्रांसमिट करके देखा था A से B तक, है ना। वहां पे नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर क्या कर रही थी, अपना हेडर लगा रही थी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर लगा रही थी, डेटा लिंक लेयर क्या कर रही थी, अपना हेडर लगा रही थी। तो उस हेडर के अंदर वो क्या करते हैं, कोई IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालता है और कोई तो क्या करता है उसकी मैक एड्रेस की टेबल डालता है। अब जो डेटा लिंक, हाँ जो डेटा लिंक लेयर है वो आपके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालता है। जो आपका नेटवर्क लेयर है वो आपकी IP एड्रेस की डिटेल डालता है ना। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपका बेस्ट पाथ जो है वो कहां से होकर वो पैकेट जाएगा वो उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे डालता है। तो हर लेयर क्या करती है, अपना अपना काम करती है। तो यहाँ पे ये डिवाइस क्या करते हैं, यही काम करते हैं, है ना। तो ये है पूरी अनमैनेज नेटवर्किंग। अनमैनेज नेटवर्किंग में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाना है, या तो आप उसको क्या करो, यहाँ पे उसका जाके क्या करो, आप उसमें मैनुअली IP एड्रेस असाइन करो, है ना, या फिर आप क्या करो एक DHCP सर्वर लगा दो और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, DHCP के जरिए भी IP एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हो।
लेकिन अपीपा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपीपा जो है एक बार जब आप आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करते हो तब तो वो दे देता है, लेकिन बार बार तो आईपी एड्रेस हम रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। हर यूजर को ये तो बता नहीं सकते भैया तो एक काम करना, यहाँ पे कमांड यहाँ पे जाना रन पे, और रन पे जाके लिखना है ncpa.cpl लिखना और एंटर करना। फिर यहाँ पे तुम्हारा एक इस तरह का इथरनेट दिखेगा, उस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना, फिर ऐसे यस कर देना। फिर उसको क्या करना, आप यहाँ पे IPv4 देखना, उस पे जाना, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाना, फिर यहाँ पे जो है एक बार यहाँ पे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करना, फिर आपको ऑब्टेन ऑटोमेटिकली करना, यहाँ पर भी ऑब्टेन ऑटोमेटिकली करके फिर ओके करना। कोई यूजर करेगा क्या ये? नहीं करेगा ना। क्यों करेगा वो? उसको इससे क्या लेना देना, वो तो एंड यूजर है भाई। ये प्रॉब्लम किसकी है भाई? नेटवर्क इंजीनियर की। नेटवर्क और इंजीनियर जो है वो उसको संभाले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपीपा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आप नेटवर्क इंजीनियर क्या करे, उस चीज को इतना लंबा प्रोसेसर जो है यूजर को बताने से अच्छा है कि वो क्या करते हैं कि सीधा जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वहां जाकर क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअली आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने बाकियों में 100 डाला हुआ है, यहाँ पे मैं 10.2 डाल देता हूँ, है ना। यह है, ये भी कौन सा है, आईपी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। हाँ। लेकिन यहाँ पे 100 की जगह मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। 10 तो नया अब ये नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा क्या 2? हाँ, ये करेगा क्या नहीं कम्युनिकेट? या PC3 से या PC1 से? नहीं करेगा, इनसे है अलग ना। हो जाएगा, हाँ, इनसे अलग हो जाएगा, अलग हो ठीक है ना। जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पिंग करके भी दिखाता हूँ 192.168.100.1 से पिंग करो तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है दोनों का नेटवर्क आईडी जो है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे 100 है PC1 और 3 के ऊपर, और PC2 के ऊपर हमने उसका आईपी नेटवर्क आईडी क्या डाल दिया, 100 की जगह पे 10 कर दिया। तो ये दो अलग अलग नेटवर्क बन गए, तो इसीलिए ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। राइट। यस तो सर। ये है आपकी अनमैनेज नेटवर्किंग। और इसमें कोई आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल से जो है हम मैनेजेबल नेटवर्किंग से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज मैंने आपको ये स्विच के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना इनको मैंने टच करा। तो ये अभी क्या कर रहे थे, है तो ये मैनेजेबल स्विचेस, लेकिन क्योंकि हमने इसको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अनमैनेज की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है सर। कोई सवाल? नहीं, समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे, और कल